अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत हैं। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का पहला चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स पढ़ रहे हैं। उसमें पिछले लेक्चर में हमने पहले 3 कसीरुल इंतखाबी सवालात देख लिए थे। आज उसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए कसीरुल इंतखाबी सवालात 4 से 9 तक किस तरह से हल होने हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे, ये सारी बातें सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो ये सब कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम बढ़ चुके हैं अपनी किताब की मशक के चौथे कसीरुल इंतखाबी सवाल की जानिब। हमेशा की तरह तकनीक वही होगी कि इबारत पढ़ी जाएगी। इबारत में दिए गए अल्फाज में से अहम लफ्ज़ को ढूंढेंगे। जो कीवर्ड होगा वो कीवर्ड आपको जवाब तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो चलें, सबसे पहले मैं इबारत पढ़ लेता हूं। इबारत में कहा यह जा रहा है कि वेव्स मुंतकिल करती हैं। 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। पहला है एनर्जी, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तीसरा है वेवलेंथ और चौथा है वेलोसिटी। पूछा यह जा रहा है कि वेव्स इन चारों में से क्या चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं। तो एक तो पहले आपको वेव्स की तारीफ़ याद होनी चाहिए और नंबर 2 वो वाली मिसाल आपको याद होनी चाहिए जो मैं लेक्चर में बारहा दफ़ा देता आया हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक टैंकर है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई टब है और इस टब पे पानी बड़ा स्मूथ तरीके से पड़ा हुआ है। इस तरीके से इस तरह इतना स्मूथ पड़ा हुआ है कि यहाँ पे एक साइड पे मैंने एक कॉर्क रख दिया। कॉर्क रखने में एहतियात ये थी कि ये कॉर्क इस पानी की सतह के ऊपर तैरता रहे, डूबे ना। अब जब इस तरह से ये साकन हालत में पड़ा हुआ है तो ये पड़ा रहेगा उसकी सरफेस के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर। लेकिन जैसे ही आप पानी की सतह पे कोई खलल पैदा करते हैं, मिसाल के तौर पे ये पेंसिल से आप पानी की एक सतह को ऊपर और नीचे मूव करेंगे, तो ऊपर और नीचे हरकत देने से पानी की सतह पर कुछ इस तरह की वेव्स पैदा हो जाएंगी। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाएगा ये वेव्स आगे की जानिब मोशन करती रहेंगी। आगे की जानिब मोशन करते करते जैसे ही ये इस कार्क तक पहुंचेंगी तो ये कार्क अपनी वस्ती पोजीशन से ऊपर और नीचे की जानिब मोशन जारी कर देगा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मैंने यहाँ पे क्या ऐसा किया कि जिसकी वजह से इस जगह पे वेव्स पैदा होना शुरू हो गई। मैंने अपने हाथ की मैकेनिकल एनर्जी से इस पानी के मीडियम के अंदर खलल पैदा किया और उस खलल ने आगे जाके इस कॉर्क को वाइब्रेट करवाया। वाइब्रेट करवाने के लिए भी तो किसी ना किसी एनर्जी की ज़रूरत थी ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं खुद इधर जाके कार को ऊपर नीचे मूव करवाना शुरू किया, बल्कि मैंने पानी के टब के एक सिरे को मैकेनिकल एनर्जी के ज़रिए उसमें खलल पैदा किया और दूसरे सिरे पे पड़ा कॉर्क खुद ब खुद हिलना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वेव्स एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी मुंतकिल करती हैं। हमने तारीफ़ में भी कुछ इसी तरह से पढ़ा था कि वेव्स किसी मीडियम में पैदाशुदा ऐसे खलल को कहते हैं कि जिसकी वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह बग़ैर मादा मुंतकिल किए होती है। तो चले, एक ऑप्शन तो हमें समझ में आ गया कि एनर्जी ही मुंतकिल होती है, लेकिन कभी भी कसीरुल इंतखाबी सवालात में ये गलती नहीं करनी कि एक ऑप्शन ठीक मान के उसको आप निशान लगा दें, उसको टिक कर दें और बाकी के ऑप्शंस आप पढ़ें ही ना। बाकी के ऑप्शंस भी हम लाजमी पढ़ेंगे। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी क्या है? याद रखिएगा कि जो फ्रीक्वेंसी है ये किसी वेव की खासियत है, ये मुंतकिल नहीं होती। फ्रीक्वेंसी को हमने नाम दिया था कि फ़र्ज़ करें ये जो वेव्स पैदा हो रही हैं, एक सेकंड में ये जितनी वेव्स पैदा होंगी उसको हम उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये तादाद से भी जाहिर की जाती है, तादाद से भी इसको समझा जा सकता है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होती, बल्कि ये हर वेव की अपनी खासियत होती है। जीम ऑप्शन में हमें कहा गया है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या है?
हम जानते हैं कि एक वेव की लंबाई को वेवलेंथ कहते हैं, कि यहाँ पे वेव यहाँ से शुरू हुई और इस जगह पे ख़त्म हो गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला कहलाएगा वेवलेंथ। और ये भी हर वेव का डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा। किसी वेव की वेवलेंथ कम होगी, किसी वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उसका खासा होता है। दाल ऑप्शन में कहा गया है वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितनी तेज़ी से पहुंच रही है। तो ये भी हर वेव की अपनी खासियत है। कोई वेव कम वक्त में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचेगी और कोई वेव ज़्यादा वक्त में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगी। यानी कि वेलोसिटी भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी एक वेव का खासा होता है। तो इससे ये बात हमने तय कर ली कि वेव्स सिर्फ और सिर्फ एनर्जी मुंतकिल करती हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो क्यों ना इस पे निशान लगा लिया जाए कि एनर्जी हमारा राइट ऑप्शन होगा। आप इसे टिक भी कर सकते हैं, इसके ऊपर सर्कल भी लगा सकते हैं। जो आपको तरीका आसान लगे आप वो ऑप्ट कर लीजिएगा, उसका इंतखाब कर लीजिएगा। चलें बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। कसीरुल इंतखाबी सवाल 5 में हमसे पूछा यह जा रहा है कि मंदरजा झैल में से कौन सा तरीका एनर्जी को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि यहाँ पे जो अहम अल्फाज हैं, एक तो तरीका के हैं और दूसरा एनर्जी को मुंतकिल करना, यानी ऐसा तरीका हमने ढूंढना है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करेगा। पहले ऑप्शन में हमसे कहा गया है कंडक्शन, दूसरे में कहा गया है रेडिएशन, तीसरे में है जी वेव मोशन और चौथे ऑप्शन में है ये तमाम। चलें देखते हैं कंडक्शन क्या है। अगर आपको याद हो तो जमात नहम में आपने कंडक्शन का फिनोमिना, कंडक्शन का अमल पढ़ा था। कंडक्शन का अमल यह था कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास यहाँ पे मेटल रॉड है, मेटल रॉड की इस साइड पे मैंने किसी मोमबत्ती का सहारा लेके इसको गर्म करना शुरू किया। इसका मतलब ये होगा कि रोड का ये वाला हिस्सा गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो हरारत मैं दे रहा हूँ ये भी एनर्जी की एक किस्म होती है। अब आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद एनर्जी इस सिरे से दूसरे सिरे तक मुंतकिल हो जाएगी और कुछ देर के बाद अगर आप ये वाला सिरा अपने हाथ में पकड़ेंगे तो आपको वो भी गर्म महसूस होगा। इसका मतलब ये है कि हरारत जो कि एनर्जी की एक शक्ल है, एनर्जी की एक किस्म है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती है और जिस अमल के ज़रिए हो रही है उसको कंडक्शन कहते हैं। तो हम कह लेते हैं कि कंडक्शन एनर्जी मुंतकिल करने का एक तरीका है। तो क्या ये ऑप्शन लगा दें? जी नहीं, ये ऑप्शन नहीं लगाना। बाकी सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद जो सही ऑप्शन होगा उसको चूज़ करेंगे, उसका इंतखाब करेंगे। तो चलें दूसरा ऑप्शन कहा जा रहा है रेडिएशन। अब ये रेडिएशन क्या चीज़ है ये भी आप जमात नहम में पढ़ के आए हैं। इसकी आसान तरीन मिसाल जो अक्सर दी जाती है वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे सूरज है और सूरज से कुछ शुआएं निकल रही हैं इस सूरत में, और अगर आप सर्दियों में यहाँ पे धूप सेकने बैठे हुए हैं तो आपको कुछ ना कुछ देर बाद तपिश से महसूस होगी अपने बदन में, अपने बदन का टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये किस वजह से होगा कि सूरज से आने वाली हीट यानी कि एनर्जी वो आपके जिस्म में मुंतकिल हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल हुई है। तो हम कहेंगे कि रेडिएशन भी एक ऐसा तरीका है कि जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है। तो ये दो ऑप्शंस अभी तक बिल्कुल हमारी तवक्कुआत पे पूरा उतर रहे हैं, हमारी जो मतलूबा चीज़ें हैं उस पर पूरा उतर रहे हैं। जीम ऑप्शन पढ़ते हैं। जीम में कहा जा रहा है वेव की मोशन। तो अभी हम देख के आए हैं कि किस तरह से वेव्स एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी मुंतकिल करने का ज़रिया होती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब की बार ये अलिफ ऑप्शन भी ठीक है, बे वाला भी ठीक है, जीम वाला भी ठीक है, और अगर ये सारे ठीक हैं तो दाल में हमसे कहा गया है ये तमाम
तो इसका मतलब है कि अलिफ बे जीम तमाम ठीक हैं, तो इसका मतलब है हमें ये दाल ऑप्शन को इसका इंतखाब करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 5वें कसीरुल इंतखाबी सवाल की भी बड़े अच्छे से समझ आई होगी। तो चलें अब बढ़ते हैं मज़ीद एक कदम आगे और अपने कसीरुल इंतखाबी सवाल 6 की तरफ चलते हैं। कहा यह जा रहा है कि वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जैसी रखती हैं। अब यहाँ पे जो अहम अल्फाज हैं ये हैं वैक्यूम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये वैक्यूम क्या है? वैक्यूम को खला कहते हैं। खला का मतलब ये है ऐसी चीज़ जहाँ पे कोई भी मीडियम मौजूद ना हो, ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी मीडियम मौजूद ना हो। मीडियम मौजूद ना होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही वेव्स पैदा होंगी कि जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, सफ़र करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी। और वो कौन सी वेव्स होती हैं? जी हाँ, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जैसी रखती हैं। ऑप्शंस में हमें दिया गया है स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई ये ख़ास किस्म की वेव नहीं है, बल्कि 7 डिफरेंट किस्म के ख़ानदान, या इस तरह से कह लें कि वेव के 7 मुख्तलिफ ख़ानदान इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आते हैं। आपको नाम पता है उनका? चलें अभी देख लेते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ख़ानदान में आने वाली जो सबसे पहली फैमिली है, सबसे पहला ख़ानदान है, उसे नाम दिया जाता है विजिबल रीजन का। इस विजिबल रीजन में भी मज़ीद 7 रंग पाए जाते हैं। अब ये विजिबल रीजन के अलावा भी 6 रीजन होते हैं। उनमें अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, इसके बाद गैमा रेज, और अगर इस विजिबल रीजन से दाईं जानिब मूव करें कि जिसकी एनर्जी कम हो, उनमें आती हैं इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। तो ये 7 किस्म के ख़ानदान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर पाए जाते हैं। अब इनमें जो विजिबल रीजन है, जो चीज़ें हम देख सकते हैं, यानी कि लाइट, रोशनी, और आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, इस रोशनी की स्पीड क्या है, ये हमेशा एक जितनी ली जाती है, वो है 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी हैं, इन सब में एक चीज़ मुश्तरक होगी, वो है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी की स्पीड। और ये हमेशा एक कांस्टेंट होती है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड। तो इससे हमारा आंसर जो है, हमारा जवाब जो है, वो कुछ हद तक बन गया है। तो चलें ऑप्शंस पढ़ें। सबसे पहले है स्पीड। हम मान गए कि स्पीड, हमने प्रूव कर दी है कि स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक जैसी होती है। फ्रीक्वेंसी मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है कि किसी वेव की खासियत होती है, या तो नंबर ऑफ वेव्स की तादाद कम हो सकती है एक सेकंड में, या ज़्यादा हो सकती है। तो फ्रीक्वेंसी तब्दील होती रहेगी, होती रह सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि फ्रीक्वेंसी हमेशा एक जैसी रहेगी। एम्पलीट्यूड, अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? फ़र्ज़ करें कि मेरे पास यहाँ पे कोई वेव जा रही है, और वेव इस मीडियम से, इस वस्ती पोजीशन से जितना ऊपर की जानिब उठी होगी, या जितना नीचे की जानिब उठी, या जितना नीचे की जानिब वस्ती पोजीशन से उसका फासला होगा, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये भी तब्दील हो सकता है, किसी वेव का एम्पलीट्यूड बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, एक जैसा हो हर वेव का ये लाजमी नहीं है। और वेवलेंथ का भी कॉन्सेप्ट वही है कि जब
वेव किसी एक पॉइंट से शुरू होके किसी दूसरे पॉइंट पे ख़त्म हो जाती है, यानी पूरी वेव मुकम्मल हो जाए, उस लंबाई को हम वेवलेंथ कहते हैं। और ये भी किसी वेव की कम हो सकती है, किसी वेव की ज़्यादा हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बेहतरीन आंसर जो हमारे पास है वो है स्पीड का। तो हम स्पीड को टिक कर देंगे। अगर ये समझ आ गई है तो चलें मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे अपनी मशक का 7वां कसीरुल इंतखाबी सवाल। हमसे कहा यह जा रहा है कि एक बड़ा रिपल टैंक एक वाइब्रेटर के साथ 30 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर 50 सेंटीमीटर के फासले में 25 वेव्स मुकम्मल करता है। इस वेव की वेलोसिटी क्या होगी? तो इससे ये जाहिर हुआ कि ये हिसाबी सवाल की एक शक्ल है। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा कि जो हिसाबी सवालात है ना सिर्फ मुख्तसर सवालात में पूछा जा सकता है, ना सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बल्कि ये कसीरुल इंतखाबी सवालात में भी पूछा जा सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतने ही कम वक्त में आप इसे हल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि जितने भी कसीरुल इंतखाबी सवालात इस चैप्टर में आए हैं वो सारे के सारे आप जल्दी से अपनी हाथों से गुजार लें, ताकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए उतने ही कम वक्त में आप ये सारी चीज़ें सोल्व कर सकें। तो हम कह रहे हैं कि वाइब्रेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 हर्ट्ज़ है और जो फासला है वो 50 सेंटीमीटर का है, और इस 50 सेंटीमीटर के फासले में मुकम्मल होने वाली वेव्स की तादाद 25 है। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास कोई पानी का टब है, इस तरह से पानी के इस टब के ऊपर कोई पानी की वेव्स पैदा हो रही हैं, और वेव्स कुछ इस तरह से पैदा हो रही हैं कि इस टब की जो लंबाई है ये 50 सेंटीमीटर है, और इस 50 सेंटीमीटर में एक वेव पैदा हुई, दूसरी वेव पैदा हुई, और इसी तरह से वेव्स पैदा होती होती, तो इस तरह से ये जो टोटल वेव्स की तादाद यहाँ से गुजर रही है इस 50 सेंटीमीटर के फासले में वो है जी 25, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 30 हर्ट्ज़। अब यहाँ से हमने मालूम करना है कि वेव की वेलोसिटी क्या होगी, यानी वेव की स्पीड क्या होगी। तो चलें, अगर हमें पहले वेवलेंथ मालूम हो जाए, वेव की लंबाई मालूम हो जाए, तो हम v बराबर है एफ लैम्डा का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी के साथ वेव की वेलोसिटी निकाल सकेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम वेवलेंथ निकाल लेते हैं। वेवलेंथ निकालने के लिए मैं एक बड़ा अहम तरीका इस्तेमाल करूंगा जिसे अकाई का तरीका कहते हैं। ये अकाई का तरीका चीज़ों को सोल्व करने में, चीज़ों को हल करने में बहुत ही आसान साबित होता है। इसमें मैं एक जगह पे लिखूंगा वेव्स की तादाद को, और दूसरी जगह मैं लिखूंगा फासले को। अगर 25 वेव्स पैदा हो रही हैं 50 सेंटीमीटर के फासले पे, तो मुझे अगर एक वेव को मालूम करना है तो मुझे इन दोनों को 25 से तकसीम करना पड़ेगा। यानी कि मैं यहाँ कहूँगा 25 तकसीम 25 बराबर है 50 तकसीम 25 सेंटीमीटर, और ये जब कैंसिल हो जाएगा तो एक वेव जो है 2 सेंटीमीटर के फासले पे मुकम्मल हो रही है। फ़र्ज़ करें कि ये वेव यहाँ पे मुकम्मल हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला 2 सेंटीमीटर है, और यही तो हमारे पास वेवलेंथ की तारीफ़ होती है कि वेव पूरी लंबाई जितने फासले में मुकम्मल करेगी उस लंबाई को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो वेवलेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब ये जो वेवलेंथ है ये एसआई यूनिट्स में नहीं है, तो क्या पहले इसे एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें? तो इसके लिए हम ऑप्शंस देखते हैं कि हमसे ऑप्शंस क्या पूछे गए हैं। एक है जी 53 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर फी सेकंड। बे में है 60 सेंटीमीटर फी सेकंड। जीम ऑप्शन में है 75 सेंटीमीटर फी सेकंड, और दाल ऑप्शन में है 1500 सेंटीमीटर फी सेकंड। यानी कि जो यूनिट्स हैं जवाब के अंदर वो सेंटीमीटर फी सेकंड में निकलेंगे। जब तो इसका मतलब है कि हमारे पास वेवलेंथ सेंटीमीटर में हो तो हम आसानी के साथ डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो जब हमें वेवलेंथ मालूम हो गई तो हम फार्मूला लगा लेंगे, v बराबर है एफ लैम्डा का। v बराबर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 30 और वेवलेंथ की वैल्यू आ गई 2,
तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 60। तो और चूंकि मेरे पास वेवलेंथ सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर आ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट एक फी सेकंड भी होता है। तो हमारे पास वेव की जो वेलोसिटी आई वो है जी 60 सेंटीमीटर फी सेकंड, और ये ऑप्शन बन रहा है हमारा ऑप्शन बे। तो हम इसका इंतखाब कर लेंगे। तो और उम्मीद करता हूँ कि ये जो 4 कसीरुल इंतखाबी सवालात अभी तक किए हैं ये आपको आसानी के साथ समझ आ गए हैं। चलें मज़ीद अगले कसीरुल इंतखाबी सवालात की जानिब बढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम पहुँच चुके हैं 8वें कसीरुल इंतखाबी सवाल की जानिब। हमसे पूछा यह जा रहा है कि मंदरजा झैल में से वेव की कौन सी खसूसियत दूसरी खसूसियात पर मुनहसर नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि इन 4 में से जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, इन 4 में से कोई एक ऐसी खसूसियत होगी जो कि बाकी दूसरी खसूसियात पे मुनहसर नहीं होती। हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें पहला ऑप्शन है स्पीड, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तीसरा है एम्पलीट्यूड और चौथा है वेवलेंथ। अगर हम इन 4 में से 3 चीज़ों को देखें तो एक रिलेशन हमारे पास ऐसा है, एक ताल्लुक हमारे पास ऐसा है जिनमें इन 4 में से 3 चीज़ें तो आपस में एक दूसरे के साथ कोई ना कोई ताल्लुक तो रखती हैं, और वो हमारे पास ताल्लुक है V बराबर है एफ लैम्डा। अब यहाँ पे जो V है ये जाहिर करता है वेव की वेलोसिटी को, जो F है ये जाहिर करता है वेव की फ्रीक्वेंसी को, और जो लैम्डा है ये वेव की लंबाई यानी कि वेव लेंथ को जाहिर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ कोई ना कोई ताल्लुक रखती हैं। एक के तब्दील होने से दूसरी तब्दील होगी, या एक के एक जैसा रहने से दूसरी चीज़ एक जैसा रहेगी। इसका मतलब ये होगा कि इन 3 के अलावा कोई जो चौथा ऑप्शन होगा वो इन तीनों पे मुनहसर नहीं होगा। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ। हमने ये साबित कर दिया है इस ताल्लुक से कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है, यानी वो एक दूसरे पे मुनहसर हैं। तो मुनहसर फिर कौन सी चीज़ नहीं होगी, ये हमारे पास होगा एम्पलीट्यूड, कि एम्पलीट्यूड इन 3 चीज़ों के साथ मुनहसर नहीं होता। ये वेव की अलग से खासियत है कि जिसमें देखा जाता है कि वेव अपनी वस्ती पोजीशन से कितना फासला तय कर रही है, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर ये समझ आ गया है तो आज के लेक्चर के आखिरी कसीरुल इंतखाबी सवाल की जानिब बढ़ेंगे, और ना सिर्फ ये आज के लेक्चर का बल्कि इस यूनिट का भी आखिरी कसीरुल इंतखाबी सवाल है। तो स्टूडेंट्स, हमसे कहा यह जा रहा है कि एक वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान क्या ताल्लुक है। ये ताल्लुक मैं आपके सामने लिख के आ चुका हूँ, और इसको पहले लिखने का मतलब ही यही था कि अगला आने वाला जो सवाल है वो थोड़ा सा आसान हो जाए आपके लिए। तो हमारे पास लिखा गया है लैम्डा बराबर है वी एफ। अगर तो लैम्डा की सूरत में आंसर लिखना पड़ता हमें उस ताल्लुक का, तो हम लिखते हैं इसको कि लैम्डा बराबर है वी बटा एफ के। लेकिन यहाँ पे तो लैम्डा कह रहा है वी एफ के, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन है एफ लैम्डा बराबर है वी, यानी वी का कोई रिलेशन निकालना है तो वी का रिलेशन है एफ लैम्डा के बराबर। तो अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वी मसावात की दाएं जानिब लिखा हुआ है या बाएं जानिब लिखा हुआ है, चूंकि v का जो जवाब है वो एफ लैम्डा के बराबर आ रहा है। तो बे ऑप्शन ठीक है, लेकिन अभी हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। जीम ऑप्शन में कह रहा है f बराबर है v लैम्डा, और अगर मुझे f के लिए रिलेशन लिखना पड़े तो f के लिए जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा v बटा लैम्डा, लेकिन यहाँ पे तो v लैम्डा कहा गया है, तो इसका मतलब यह है कि जीम भी गलत हो गया। और दाल में v के लिए रिलेशन पूछ रहा है v का, कि v बराबर होगा लैम्डा बटा एफ, लेकिन हम कह चुके हैं कि v एफ लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन ठीक होगा वो होगा बे ऑप्शन, जिसमें v बराबर है एफ लैम्डा वाला हम ताल्लुक जाहिर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि कसीरुल इंतखाबी सवाल के साथ आपको इस यूनिट के जितने भी कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में किए गए कसीरुल इंतखाबी सवालात सारे के सारे आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसमें एक हिसाबी सवाल भी था,
तो आपने ये नहीं सोचना कि हिसाबी सवालात सिर्फ 2 या 3 या 4 नंबर के आएंगे। 1 नंबर का हिसाबी सवाल भी इस कसीरुल इंतखाबी सवालात की शक्ल में आ जाया करता है। उम्मीद करता हूँ कि इसके नोट्स भी आप साथ ही साथ बनाते चले जाएंगे ताकि ये नोट्स आपके लिए कारआमद साबित हों बाद में। अपने आने वाले लेक्चर में हम सवालात का इआदा, ये वाले हिस्से में जो सवालात हैं उसका आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।